नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिक विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स साइंस के बारे में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है, मैंने आपको जीव विज्ञान में 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था सजीवों का संगठन, जिसमें हमने कोशिका तंत्र वगैरह सब पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्वास्थ्य विज्ञान और आज हमारी स्टार्ट होने वाली है आनुवंशिक विज्ञान। तो आनुवंशिक विज्ञान को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस एक्सीलेंट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दोस्तों, अच्छे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो मेरे जो नंबर हैं स्क्रीन के ऊपर नीचे चल रहे होंगे, इस नंबर पर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरे से संपर्क में रह सको और मैं आपकी सहायता वगैरह कर सकूँ। आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हो, नोट्स मैं आपको दे दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। इन नंबरों के ऊपर मेरे पास मैसेज कर देना। हर प्रकार से मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब मैं आपका सहयोग कर सकूं, है ना। मैं आपको नोट्स दे सकूं, मैं आपको क्वेश्चन वगैरह दे सकूं, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सको। तो बस इतना सा है कि आपको क्लास शेयर करनी है, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास दमदार होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स बोले तो आनुवंशिक विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिक विज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत दमदार टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली बात आती है कि ये आनुवंशिकी क्या होती है, आनुवंशिकी होती क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो आनुवंशिकी को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आनुवंशिक लक्षण के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिक लक्षण के बारे में आज हम बात करेंगे। आनुवंशिकता, आनुवंशिकी विज्ञान या फिर आनुवंशिकता के बारे में, है ना। आनुवंशिकता हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और आज हम सबसे पहले बात करेंगे आनुवंशिकी के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिकी के बारे में। ध्यान से समझ लीजिए। और मैंने आपको बताया आनुवंशिकी को पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? आनुवंशिक लक्षणों को पढ़ना पड़ेगा। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको 2-3 बातें बता दी हैं, समझना बस इतना सा था कि जो आनुवंशिकता विज्ञान है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी को पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना पड़ता है? आनुवंशिक लक्षण को पढ़ना पड़ता है। तो बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण की। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? यानी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी थी कि यानी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? संचरित होते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखो, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति लंबा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? लंबा है। और मान लो काला व्यक्ति है। कैसा है? काला व्यक्ति, लंबा और काला है ये। अब इसकी ये संतान है, इसकी ये संतान है। अब ये जो संतान है ये भी लंबी है, ये भी लंबी है और ये भी क्या है? काली है। ये भी क्या है? काली है। फिर इसके संतान उत्पन्न हुई, इसके जो संतान उत्पन्न हुई वो भी लंबी और काली ही उत्पन्न हो गई, लंबी और काली ही उत्पन्न हो गई। इसका मतलब लंबाई और काला रंग,
ये क्या है, आनुवंशिक लक्षण है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। और ऐसे लक्षणों को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और दोस्तों इस क्रिया को, किस क्रिया को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहा जाता है। बाबू ध्यान रखना है आपको अच्छे से, कि इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होने की जो क्रिया होती है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता का जो अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी विज्ञान में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आनुवंशिकता का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। किसके अंदर, आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान में इसका क्या किया जाता है भाई, इसका अध्ययन किया जाता है ना। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि जो आनुवंशिकता होता है उसका मतलब क्या होता है, किन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को आनुवंशिकता बोलते हैं। और इस आनुवंशिकता का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विज्ञान में किया जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। कौन सी विज्ञान में बाबू, आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में, ये जो आनुवंशिकी है इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बाबू वो ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। ध्यान रखना, किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से शब्द से हुई है। और ग्रीक भाषा में शब्द क्या था, जीन था। क्या था, जीन। ग्रीक भाषा का शब्द था जिसको हम बोलते थे जीन। क्या बोलते थे, जीन। और जीन से ही क्या बना है, आनुवंशिकी बना है। क्या बना है, आनुवंशिकी बना है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई है। आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। और आनुवंशिकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से हुई है। और दोस्तों इस आनुवंशिकी को जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले ये जेनेटिक्स नाम किसने दिया था, ये जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, तो जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1905 ईस्वी में। कब किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बेटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बेटसन के द्वारा किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इस आनुवंशिक लक्षण वाले टॉपिक में, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस टॉपिक में आपकी आनुवंशिक लक्षण के बारे में भी बातें हो गई, इसमें आपकी आनुवंशिकता के बारे में भी बातें हो गई, और आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में भी क्या हो गई, बात हो गई। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए अच्छे से कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उन लक्षणों को क्या बोलते हैं, उन लक्षणों को बोलते हैं बाबू आनुवंशिक लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान में किया जाता है, आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। किस विज्ञान में, आनुवंशिकी विज्ञान में किया जाता है। और आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो ये जो आनुवंशिकी शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। और आनुवंशिकी को जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, 1905 में किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त, ये किया था बेटसन ने। किसने किया था, बेटसन ने किया था। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक बिंदु, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है वंशागति के बारे में। किसके बारे में, वंशागति के बारे में। वंशागति क्या होती है, वंशागति क्या होती है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, वंशागति क्या है। तो समझना वंशागति क्या है। जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनका संतति, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसकी परिभाषा, ध्यान से समझ लीजिए बाबू अच्छे से। वंशागति, वंशागति क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से
संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण, संतति पीढ़ी में संचरण, संतति पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है बाबू? संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, वंशागति कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों वंशागति को हेरिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी भी बोलते हैं, हेरिडिटी, है ना, हेरिडिटी। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, हेरिडिटी भी इसको बोलते हैं। और दोस्तों हेरिडिटी शब्द का गठन किसने किया था? इस हेरिडिटी शब्द का जो गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उस व्यक्ति का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है स्पेंसर वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक भाई? स्पेंसर नाम का वैज्ञानिक। स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने, स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने वंशागति को हेरिडिटी कहा था। क्या कहा था? वंशागति को हेरिडिटी कहा था। और कब कहा था? 1863 ईस्वी में। कब कहा था? 1863 ईस्वी में, है ना। 1863 ईस्वी में इसका गठन, इस हेरिडिटी शब्द का गठन किया गया था स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। ये हेरिडिटी किसको कहा गया था? वंशागति को कहा गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये वंशागति होती क्या है? वंशागति का मतलब किसी भी आनुवंशिक लक्षण का अपनी जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना। जनक पीढ़ी का मतलब माता पिता की जो पीढ़ी होती है, माता पिता की जो पीढ़ी होती है, उस माता पिता की पीढ़ी को जनक पीढ़ी बोलते हैं। और दोस्तों जो पुत्र और पुत्री की जो पीढ़ी होती है, पुत्र पुत्री की जो पीढ़ी होती है, उस पीढ़ी को बोलते हैं संतति पीढ़ी। क्या बोलते हैं? संतति पीढ़ी बोलते हैं। बाबू ध्यान रखना अच्छे से, क्या बोलते हैं? संतति पीढ़ी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला जो टॉपिक है वो भी शानदार है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला जो टॉपिक है वो है आनुवंशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर, और आप उस क्वेश्चन को देखते ही रह जाते हो और उस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा भाई राकेश सिहाग आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और आपको एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। साइंस के अंदर सारे टॉपिक आप करके आओगे। जल्दी जल्दी आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। फिर मेरे ऊपर छोड़ दो सारा का सारा काम, वो मेरा काम है, मेरे को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना, वो टेंशन आपको नहीं है, वो टेंशन मेरे को है, मैं करवाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आनुवंशिकी से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और वो परिभाषाएं किन किन शब्दों की हो सकती हैं वो आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो जो परिभाषाएं हैं वो किन किन की हो सकती हैं? सबसे पहली जो परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे कारक की। कारक क्या है, किसको कहा गया है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। किसके बारे में बच्चा? कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबू ध्यान से समझना कारक क्या है, कारक क्या है, ध्यान से समझना। दोस्तों एक मेंडल नाम का व्यक्ति था, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। समझना, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के एक व्यक्ति थे दोस्तों। इस व्यक्ति ने जो आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक जो लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण, समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, अच्छे से समझने की कोशिश करना, है ना। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने क्या किया, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो रचना होती है, जो संरचना होती है ना, करने वाली जो रचना होती है ना, उस रचना को क्या नाम दिया दोस्तों? उस रचना को नाम दिया कारक। क्या नाम दिया? कारक नाम दिया। मान लो जो लंबाई है, मान लो हमारी लंबाई है, और लंबाई को जो क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, लंबाई को नियंत्रित कर रहा है ना, रंग को नियंत्रित कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार को जो नियंत्रित कर रहा है, उस रचना को क्या नाम दिया गया? उस रचना को कारक नाम दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है
कि आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली रचना को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो रचना है उसको क्या कहा जाता है बाबू? उसको कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ध्यान से इस बात को समझ लो, क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कारक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जोहानसन नाम का। किस नाम का? जोहानसन नाम का एक व्यक्ति था। इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जोहानसन ने इस कारक को जीन नाम दिया। क्या नाम दिया? इस कारक को जीन नाम दिया। किसने? जोहानसन ने। किसको? कारक को। किसको? कारक को। ध्यान रखना, कारक को जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। कहने का मतलब हमारा जो स्वभाव होता है, हमारी जो लंबाई होती है, हमारा जो रंग होता है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो होता है जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। और इसी जीन को ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक कहा था, और इसी कारक को जोहानसन ने क्या नाम दे दिया? जीन नाम दे दिया। यानी जो भी हमारा स्वभाव होता है, जो भी हमारा रंग रूप होता है, वो हमारी संतान में दिखाई देता है। तो हमारे रंग रूप को, हमारे सब लक्षणों को हमारी संतति यानी हमारी संतान में लेके कौन जाता है दोस्तों? यही जीन लेके जाता है, यही कारक लेके जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जोहानसन ने कारक को क्या नाम दिया? तो जीन नाम दिया। तो ध्यान रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली रचना को कारक नाम दिया था, और कारक का नाम बदल के जीन किसने दे दिया? जोहानसन ने दे दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात, कारक वाली बात समझ में आ गई होगी। सीधी सीधी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और आप इस क्वेश्चन में घूम सकते हो, लेकिन अब आपको घूमना नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बात बता दी है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या कहा था और इस भाई साहब जोहानसन ने क्या कहा था, और दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम करते हो दोस्तों, आप बहुत कम करते हो। सच बताऊं दोस्तों, कितनी मेहनत कर रहा हूं, अब बोलने की भी हिम्मत नहीं है, सर दर्द कर रहा है। पूरे दिन की क्लास लेता हूं, पूरे दिन मतलब 6 से 7 क्लास मेरे को रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब आप कहोगे सर आप तो हमें एक ही क्लास देते हो। तो दोस्त, पेट भरने के लिए कहीं और भी काम करना पड़ता है, और मैं काम यही कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है, और पढ़ा के ही मैं अपना पेट भर सकता हूं। फिर भी मैं आपको क्लास देने की कोशिश करता हूं, करना पड़ता है दोस्त काम। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने भाई का सपोर्ट करो, अच्छे से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट प्यारा सा कर दो। ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है पढ़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं? प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो लक्षण F1 पीढ़ी में फर्स्ट, मतलब F1 का मतलब फर्स्ट पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उसे प्रभावी लक्षण, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावी। तथा जो दिखाई नहीं देते तथा जो दिखाई नहीं देते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। समझना अभी अच्छे से, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो समझना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो एक ये व्यक्ति है, कोई भी मान लो कोई व्यक्ति है ये, ठीक है। इसकी पत्नी साहिबा ये हैं, चलिए ये इसकी पत्नी साहिबा हैं, ठीक है। और बात ये है,
इन दोनों की जो संतान है ना, इन दोनों की संतान ये चुलबुलु है, ये चुलबुलु इनका क्या है, संतान है। ध्यान रखना, ये चुलबुलु इनकी संतान है। चलिए आंखें नीचे बन गई, कोई बात नहीं, आंखें ऊपर बना देते हैं। ये नाक हो गया इसका, ये जो भी है ये इसका क्या है, संतान है। अब ये पुत्र हो चाहे पुत्री की बात है। अब मान लो ये तो है ना, ये तो थोड़ा सा क्या है, सांवला, सांवला बोले तो काला है, थोड़ा सा क्या है, काला है। और ये जो भाभी जी हैं, ये भाभी जी थोड़ी सी क्या है, गोरी हैं। क्या है, गोरी। भाभी जी थोड़ी सी गोरी हैं और भाई साहब थोड़े से काले हैं। भाई साहब थोड़े से काले हैं। भाई साहब थोड़े लंबे हैं और भाभी जी थोड़ी क्या है, बोनी हैं। भाभी जी क्या है, थोड़ी सी बोनी हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, समझ में आपके आ जाएगा कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है। समझो, मान लो ये जो संतान है, ये किस प्रकार की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो संतान है ना, ये संतान है तो गोरी, ना गोरी नहीं हो कि ये मान लो ना तो ये गोरी है और ना ही ये काली है। ये क्या है, मध्यम है। क्या है, मान लो मध्यम है। क्या है, मध्यम। चलिए मध्यम है ये, है ना, मध्यम। और ये क्या है, बोनी भी नहीं है, ये लंबी है। क्या है, लंबी है। चलिए क्या है, लंबी। अब देखो इनको कि लक्षण हमारे पास दो थे, एक तो था रंग का लक्षण, एक तो किसका था, रंग का लक्षण, और एक था दोस्तों लंबाई का लक्षण। किसका लक्षण था, लंबाई का। अब देखो ध्यान से, ये जनक पीढ़ी है, ये संतति पीढ़ी है, तो इन दोनों में से कौन सा लक्षण इसके अंदर गया है, और इसको ही बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। कहने का मतलब माता पिता से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी जो संतान होती है उसको प्रथम पीढ़ी बोलते हैं। और ये जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में जो लंबाई है वो प्रकट होकर आई है, क्योंकि लंबाई पीछे थी, देख लो ये लंबा था और यही लंबाई कहाँ पर पैदा हो गई, यहाँ पर पैदा हो गई। इसका मतलब जो लंबाई का लक्षण है, लंबाई का लक्षण क्या है, प्रभावी है। और जो रंग का लक्षण है वो क्या है, अप्रभावी। रंग का लक्षण क्या हो गया, अप्रभावी हो गया, क्योंकि रंग तो यहाँ पर उत्पन्न हुआ ही नहीं, ना तो ये काला उत्पन्न हुआ ना ये गोरा उत्पन्न हुआ। रंग जरूर उत्पन्न हुआ है लेकिन काला और गोरा नहीं उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते उनको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब, फिर आगे और बात करते हैं। चलिए यहां तक आपने स्क्रीनशॉट इनका ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे, अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की, अगले टॉपिक की। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, हाँ बहुत अच्छा, जबरदस्त। वीडियो को लाइक आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेंट आपने कर दिया, और भी बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया, और भी बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, युग्म विकल्पी के बारे में या एलील के बारे में। युग्म विकल्पी या फिर एलील क्या होता है ना, युग्म विकल्पी या फिर एलील क्या होता है। 3 नंबर हम चर्चा करने वाले हैं युग्म विकल्पी के बारे में। किसके बारे में बच्चा, युग्म विकल्पी के बारे में। युग्म विकल्पी या फिर इसी को कहा जाता है एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ध्यान से समझ लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। युग्म विकल्पी या फिर एलील, युग्म विकल्पी या फिर एलील क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से समझना, कोई भी हमारा गुण होता है, कोई भी हमारा लक्षण होता है, उस लक्षण को, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है, उस कारक के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। उस कारक के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, और उन्हीं युग्म विकल्पी, उसी के 2 क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, और उन्हीं विकल्पों को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी या फिर एलील बोलते हैं। समझना, किसी गुण या फिर लक्षण, एक ही बात है, किसी गुण बोले तो लक्षण, किसी लक्षण या फिर गुण को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले किसी गुण या लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के 2 विकल्प होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम युग्म विकल्पी या फिर क्या बोलते हैं बच्चा, उसे बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं,
एलिल बोलते हैं, एलिल कहते हैं। समझना, अब इंपॉर्टेंट बात तो अब आने वाली है, क्योंकि ये तो मैंने लैंग्वेज लिखी है, समझाने वाली बात तो अब आएगी। देखियो ध्यान अच्छे से, मैंने क्या बताया कि किसी भी गुण या फिर लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक, कारक का मतलब जीन, कारक का मतलब बोले तो जीन, अभी अभी मैंने बताया था, जॉनसन ने जीन नाम दिया था। कारक किसने कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। समझना इस बात को, अभी अभी बताऊंगा मैं आपको कि 2 विकल्प को कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो कोई भी गुण है उसको नियंत्रित करने वाला जो कारक या जो जीन होता है, उसके कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं बच्चा, और उन्हीं 2 विकल्पों को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी या फिर एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। जैसे समझने की बात यह है, समझना इस बात को, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। जैसे बात करते हैं किसी गुण की, और गुण के रूप में हम क्या ले लेते हैं? लंबाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लंबाई। क्या ले लेते हैं? लंबाई। तो अब लंबाई की 2 स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। लंबाई की 2 स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, या तो व्यक्ति क्या हो? लंबा हो, या तो कोई वस्तु या व्यक्ति लंबा हो, या फिर वो क्या हो? बोना हो। वो क्या हो? बोना हो। अब ये तो है नहीं कि लंबा होगा उसको हम, अगर लंबे को हम किसी संकेत के द्वारा दर्शाएंगे तो इस बोने को भी किसी संकेत के द्वारा दर्शाएंगे, तो इसको अगर किसी अलग से दर्शाएंगे तो इसको किसी अलग से दर्शाना पड़ेगा। दोनों को समान से हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये तो लंबा है, ये क्या है? बोना। तो मैंने क्या बताया? कोई भी गुण हो उसके 2 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? 2 विकल्प। जैसे रंग की बात करें, रंग या तो गोरा होगा या काला होगा, है ना। कोई भी बात कर लो, कोई भी बात कर लो। जैसे व्यक्ति की प्रकृति की बात करते हैं, व्यक्ति या तो अपराधी प्रकृति का होगा या वो शांत मन का होगा, है ना। हर लक्षण के 2 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 2 विकल्प होते हैं। तो इसी प्रकार से लंबाई के भी कितने विकल्प हैं? 2 विकल्प हैं, या तो लंबा या फिर बोना। इस लंबे को दर्शाते हैं बच्चा हम कैपिटल टी के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल टी के द्वारा। और इस बोने को दर्शाते हैं स्मॉल टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्मॉल टी के द्वारा। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। ध्यान रखना अच्छे से आपको ये बात। चलिए, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त, शाबाश, गुड, बहुत बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ ये बात। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है ना? बिल्कुल हो गया। किसी भी गुण या फिर लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक या जो जीन होते हैं उसके 2 विकल्प होते हैं, और उन्हीं 2 विकल्पों को हम क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं, या फिर युग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे लंबे के लिए कैपिटल टी, बोने के लिए स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी या फिर एलिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए, आपने ले भी लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है वो भी खतरनाक पॉइंट है। अगला टॉपिक भी खतरनाक है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो मैं जो भी करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि आज के दिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का हो चुका है, टफ कंपटीशन हो चुका है। तो आपको हर प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए अगले की बात करते हैं, किसकी? समयुग्मजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समयुग्मजी की बात करते हैं। ध्यान से समझना, 3 नंबर है, 4 नंबर, 4 नंबर है शायद, हाँ 4 नंबर है समयुग्मजी। किसके बारे में बात करेंगे? समयुग्मजी के बारे में बात करेंगे। और समयुग्मजी को हम दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, और समयुग्मजी का दूसरा नाम क्या है? होमोजाइगस। क्या नाम है? होमोजाइगस। ध्यान रखना बच्चा, होमोजाइगस क्या कहा जाता है? इसको होमोजाइगस भी कहा जाता है, होमोजाइगस। चलिए बात करते हैं समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस होता क्या है। समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चा ध्यान से समझ लेना, अच्छी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कोई भी गुण होता है, कोई भी लक्षण होता है, और उस लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, अगर जीन समान रूप से है, यानी उनके जोड़े समान लक्षण के हैं, समान जीन के जोड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं। लक्षण को नियंत्रित करने वाले, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन या फिर कारक के
समान जोड़े क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। समान जोड़े क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। समयुग्मजी कहलाते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन। अब समझना लक्षण क्या है? लंबाई का। लक्षण क्या है हमारा? लंबाई का। अब लंबाई के कितने जीन होते हैं? लंबाई के 2 जीन होते हैं। एक जीन होता है कैपिटल टी और दूसरा जीन होता है स्मॉल टी। एक कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी। 2 हो गए ना? 2 जीन हो गए, बिल्कुल हो गए साहब। पहला क्या है? कैपिटल, दूसरा क्या है? स्मॉल। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। ये लंबाई के लिए है और ये बोनेपन के लिए है। अगर ये क्या हो? अगर ये भी डबल रूप में इस प्रकार से कैपिटल टी दोनों हो और ये भी क्या हो? इस प्रकार से दोनों डबल रूप में हो, यानी इसके भी 2 जीन हो, इसके भी 2 जीन हो और ये समान आपस में जुड़े हों, समान आपस में जुड़े हों, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस इसका नाम है, ध्यान रखना। यानी किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन या फिर जो कारक होते हैं उनके समान जोड़े क्या कहलाते हैं? समान जोड़े समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस कहलाते हैं। इसके विपरीत अगर ये जोड़े क्या हों? असमान हों। अगर ये जोड़े क्या हों? असमान हों। अगर ये जोड़े क्या हों? असमान होते। अगर ये जोड़े असमान होते तो असमान जोड़ों की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? असमान जोड़े की स्थिति को बोलते हैं विषम युग्मजी। क्या बोलते हैं बच्चा? विषम युग्मजी बोलते हैं, ध्यान रखना, विषम युग्मजी बोलते हैं। विषम युग्मजी का दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा नाम है हिट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको? हिट्रोजाइगस बोलते हैं। हिट्रोजाइगस, चलिए हिट्रोजाइगस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये जब जोड़े असमान होते हैं तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजी और विषम युग्मजी का मतलब होता है हिट्रोजाइगस। विषम युग्मजी का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे टी और टी इस प्रकार से, टी और टी इस प्रकार से। अब देखो ये समान थोड़ी ही है, ये तो अलग अलग हैं। अगर अलग अलग है तो इसको बोलते हैं विषम युग्मजी। अगर ये दोनों समान होते तो इसको बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते बच्चा? समयुग्मजी बोलते। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी? बिल्कुल आई है साहब, बहुत अच्छे से आ गई। तो गुरुजी आगे पढ़ाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपकी दिमाग में फिट करने के लिए अभी मैं आपको बताने वाला हूं अगला टॉपिक, अगला पॉइंट 5 नंबर। समयुग्मजी, विषम युग्मजी, प्रभावी अप्रभावी कारक जीन, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई। अब बात करते हैं समलक्षणी। समलक्षणी 5 नंबर है समलक्षणी। समलक्षणी या फिर फिनोटाइप। क्या बोलते हैं भाई? फिनोटाइप। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फिनोटाइप किसे कहा जाता है? क्या पूछ लेगा? फिनोटाइप किसे कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे भाई? कि ऐसा अनुपात, टाइप का मतलब अनुपात, ऐसा अनुपात या फिर ऐसा लक्षण जो हमें बाहर से देखने पर दिखाई देता है, जो हमें बाहर से देखने पर जो रूप दिखाई देता है उस रूप को ही हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये फिनोटाइप वाली, कि कोई भी लक्षण हो, लक्षण का बाहर से देखने पर, लक्षण को बाहर से या लक्षण का बाहर से देखने पर दिखाई देने वाला रूप, बाहर से दिखाई देने वाला रूप क्या कहलाता है? बाहर से दिखाई देने वाला जो रूप होता है, मैं एक बार थोड़ी सी इंक इसमें फिल कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। बाहर से दिखाई देने वाला जो रूप होता है उस रूप को क्या बोलते हैं बच्चा? उस रूप को बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप, ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? लक्षण को बाहर से देखने पर दिखाई देने वाला जो रूप होता है उसी रूप को हम फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे मान लो कोई ये पौधा है ना, इस पौधे के ये फल लगा हुआ है, इस पौधे की लंबाई है, ठीक है, ये फल लगा हुआ है। अब आपको कोई कह दे कि बताइए इस पौधे के कितने फल हैं, इस पौधे के फल किस रंग के हैं, इस पौधे का जो लंबाई है वो कितनी है, तो जो बाहर से आपको दिखाई देगा ना, जो बाहर से दिखाई देगा, उस बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण के रूप को ही हम क्या बोलते हैं?
फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, ये मार्कर पेन है, इस मार्कर पेन को आप बाहर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आप कहोगे कि सर इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर का जो भाग है वो ब्लैक है, इसके आगे एक निब है, इसके पीछे ये, इसके ऊपर ये ढक्कन है, ये तो बता सकते हो इसको बाहर से देखने पर। अब आप ये थोड़ी बता सकते हो कि भाई इसके अंदर जो इंक डाली हुई है उस इंक के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं। तो अगर हम अंदर की बात करेंगे तो वो बात किसकी आ जाती है, वो बात जीनोटाइप की आ जाती है, वो फिनोटाइप की नहीं रहती। फिर वो किसकी रह जाती है, बात जीनोटाइप की हो जाती है। जीनोटाइप मतलब जीन मतलब अंदर, जीन मतलब अंदर की बात हो जाती है। फिनोटाइप मतलब फिर के देखेंगे, बाहर से घूम के देखेंगे। फिनोटाइप का मतलब फिर के देखना है, बाहर से घूम के देखना है, और बाहर से घूम के देखने पर जो हमें रूप दिखाई देगा उसी रूप को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाहर से दिखाई देने वाला जो लक्षण का जो रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं समजीनी। नेक्स्ट टॉपिक है समजीनी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ गई है। तो 6 नंबर बात करते हैं समजीनी। समजीनी का मतलब जीनोटाइप। किसके बारे में, जीनोटाइप के बारे में बात करने वाले हैं। जीनोटाइप। चलिए जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिखाई नहीं देता हो, जो बाहर से दिखाई नहीं देता हो, जो अंदर की बात हो, जो जीन से हमें पता चलता है, जिस लक्षण का जीन से पता चलता है, यानी लक्षण का जो जीन होता है, लक्षण के जीन की संरचना को, जीन की संरचना को, यानी जीन को अंदर से देखने पर जीन की संरचना को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और बच्चा ये भी ध्यान रखना है कि जीनोटाइप को हम जीन प्रारूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप भी बोलते हैं, जीन प्रारूप भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। समजीनी, जीनोटाइप, यानी लक्षण की जीन की संरचना को देखने पर जिसका पता चलता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप को जीन प्रारूप भी कहा जाता है, जीन प्रारूप भी कहा जाता है। चलिए अब एक दो बात मैं आपको और बता देता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी हैं। फिर हम एक नया टॉपिक करेंगे, वो हम कल करेंगे, लेकिन ये जो जितनी भी परिभाषाएं हैं ये परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये परिभाषाएं बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो अच्छे से इनको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक संकर संकरण के बारे में। 7 नंबर बात करते हैं एक संकर संकरण की। किसकी, एक संकर संकरण की, एक संकर संकरण की। चलिए ध्यान से समझना, एक संकर संकरण होता क्या है। सबसे पहली बात, एक संकर संकरण को मोनोहाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको मोनोहाइब्रिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड भी बोलते हैं, है ना। मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, क्रॉस का मतलब संकरण। चलिए अब चर्चा करते हैं होता क्या है एक संकर संकरण। यानी एक लक्षण का, एक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक लक्षण को ध्यान में रखकर करवाया गया संकरण, करवाया गया संकरण क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। समझना इस बात को, मैंने क्या बताया कि एक लक्षण को ध्यान में रखकर करवाया गया संकरण क्या कहलाता है बच्चा, एक संकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई पौधा है, मान लो ये कोई पौधा है और इस पौधे के बीज का संकरण इस पौधे के साथ करवाया जाता है, इस पौधे के बीज का संकरण इस पौधे के साथ करवाया जाता है। अगर हम एक लक्षण को ध्यान में रखकर करवाएंगे, चाहे वो लक्षण लंबाई का हो, चाहे वो लक्षण ऊंचाई का हो, वो चाहे लक्षण रंग का हो, चाहे वो बीज की आकृति का हो, किसी भी प्रकार से एक लक्षण को ध्यान में रखकर अगर हम करवाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक संकर। यानी जिस संकरण में, जिस क्रॉस में एक लक्षण का ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक का ही क्या किया जाता है,
एक का ही मतलब एक लक्षण का ही अध्ययन किया जाता है, उस संकरण को हम क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण बोलते हैं। जैसे या तो लंबाई का अध्ययन कर लें या फिर उसके गुण का अध्ययन कर लें, यानी किसी भी एक लक्षण का अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण बोलेंगे, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है एक संकर संकरण का जो प्रयोग है वो मेंडल के किस नियम में किया गया है, तो ध्यान रखना मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम, ध्यान रखना मेंडल का प्रभाविता का जो नियम है, इस नियम में प्रभाविता के नियम में किसका उपयोग किया गया है, एक संकर संकरण का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है बच्चा, एक संकर संकरण का प्रयोग किया गया है। मेंडल के प्रभाविता के नियम में एक संकर संकरण का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ध्यान भी आपको रखना है। इसी प्रकार से आपको 8 नंबर ध्यान रखना है, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो जिसको एक संकर संकरण पता है उसको द्विसंकर संकरण भी पता है, क्योंकि द्विसंकर का मतलब क्या होता है कि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया संकरण। दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, कितने लक्षणों को, दो लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया संकरण क्या कहलाता है, द्विसंकर कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे कोई भी पौधा है उसके दो लक्षण ले लें, एक तो लंबाई का ले लिया, एक रंग का ले लिया, और दोनों ही लक्षणों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस संकरण को हम क्या बोलते हैं, उस संकरण को बोलते हैं द्विसंकर संकरण। क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण बोलते हैं। और ध्यान रखना है, अच्छे से मैं आपको बता देता हूं कि जो मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था, इस नियम में किसका उपयोग किया गया था बच्चा, द्विसंकर संकरण का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था, द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक संकर संकरण क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक संकर संकरण का मतलब जिसमें हम सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन करते हैं, या फिर एक लक्षण को ही हमें ध्यान में रखकर क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, उसको बोलते हैं एक संकर संकरण। और जब हम दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण करवाते हैं तो उसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। उसके बाद बात आती है द्विसंकर संकरण का उपयोग कहाँ किया गया है, तो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में किया गया है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि एक संकर संकरण का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है मेंडल के प्रथम नियम या फिर प्रभाविता के नियम में। कहाँ पर, प्रभाविता के नियम में एक संकर संकरण का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ाते चलो, त्रिसंकर, बहुसंकर, इस प्रकार से चलता जाएगा। ये त्रिसंकर का मतलब जिसमें 3 लक्षणों को ध्यान में रखकर अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिसंकर बोलेंगे। तो आपको बस 2 ध्यान रखने थे ये, और 2 ही हमारे काम आने वाले हैं। तो ये थी हमारी कुछ परिभाषाएं और ये था हमारा बेसिक ज्ञान आनुवंशिक विज्ञान के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको आज की समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, चैनल का सपोर्ट करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम इस वीडियो को देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा सा काम करना मेरा काम है, अच्छा काम करना मेरा काम है, अच्छे से देखना आपका काम है। आप अपना काम करोगे तो मैं मेरा काम अच्छी जिम्मेवारी से करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आपसे क्षमा चाहूंगा, आज अगर पढ़ाने में आपको कोई तकलीफ लगी हो या कोई आपको समझाने में थोड़ी तकलीफ लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज सर दर्द कर रहा है, बुखार की संभावना है आने की, क्योंकि आज सुबह से ही मेरी तबीयत डाउन है। लेकिन फिर भी आपको क्लास देनी जरूरी थी, क्योंकि मैं वैसे भी पिछले कई दिनों से आपको क्लास नहीं दे रहा था। अब क्लास शुरू की है तो आपको क्लास रेगुलर मिले, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इस वीडियो की थोड़ी कदर करना, मेरी कदर करना, मेरे चैनल की कदर करना, मेरे नहीं आपके चैनल की कदर करना, और इस कंटेंट की कदर जरूर करना। कहीं अगर आप कदर न करो और ये कंटेंट इस दुनिया की भीड़ में खो जाए और आपको ऐसा कंटेंट कभी फ्री में दोबारा नहीं मिले, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको अच्छे से संभाल के रखो। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को, थैंक यू।